of class 10 science, which is chemical reactions and equations. And I hope you all have purchased NCERT books, क्योंकि आपको इस चैप्टर को समझने के लिए अपने पास में NCERT बुक को भी रखना है, और उसके साथ में आप एक रफ नोटबुक भी रखिए, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप उस पर नोट कीजिए। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। आप इसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो से दैट केमिकल चेंज और केमिकल प्रोसेस, आप इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। देखिए, क्लास 9th में आपने इसको डिस्कस किया था फिजिकल चेंज के साथ में, जिसमें आपने ये स्टडी किया था कि व्हाट इज केमिकल चेंज एंड व्हाट इज फिजिकल चेंज। आपने ये जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को स्टडी किया था। अब इसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है। वैसे तो आपको उनके डिफरेंस के बारे में पता है कि केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो डेफिनेशन में भी हमने सबसे पहले इसी टर्म को यूज किया है, जिसमें ये बताया गया है, इट इज ए प्रोसेस। ये केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। और इस केमिकल रिएक्शन में ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है और ना ही मास क्रिएट होता है। इसका मतलब ना तो नया एटम बनेगा और ना ही कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय होगा, और यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। अब इस केमिकल रिएक्शन में देखिए, नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनेगा और कोई भी पुराना एलिमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, जो कि आपने 9th क्लास में 3rd चैप्टर के अंदर स्टडी किया था। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प लेता हूँ। जैसे कि आप सबने पढ़ा है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। कार्बन जो कि वुड में प्रेजेंट होता है, कोल में प्रेजेंट होता है, चारकोल में प्रेजेंट होता है। तो हम वुड को या कोल को बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने के बाद एक प्रोडक्ट बनाता है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं स्टीम इंजन को चलाने में और थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो ये रिएक्शन हम क्यों करवाते हैं? ताकि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। अब इस केमिकल रिएक्शन में देखिए, रिएक्शन से पहले ये जो एरो के लेफ्ट साइड में जो भी मैंने सब्सटेंसेस लिखे हैं, इन सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स बोला जाता है। दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और इसकी डेफिनेशन सुनिए, द सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, एंड द सब्सटेंसेस विच आर बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के बाद में जो नए सब्सटेंस बनेंगे जो कि एरो के राइट साइड में लिखे जाएंगे, these are known as products. So products are the substances which are being formed, which are produced after a chemical reaction. तो यहां पर ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट्स में कार्बन 1 है और प्रोडक्ट में भी कार्बन का नंबर 1 है। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहां पर भी प्रोडक्ट के अंदर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। इसका मतलब रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम्स हैं। एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो रहा है। तो देखिए, कार्बन जो है उसका मास होता है 12 यूनिट। ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट, और यहाँ पर है O2 है तो इसका मास होगा 32 यूनिट। 12 यूनिट प्लस 32 यूनिट, तो रिएक्शन से पहले जो इसका मास है वो है 44 यूनिट। अब रिएक्शन के बाद में मास देखिए, कार्बन का मास है 12 यूनिट, O2 का मास है 32 यूनिट। यहाँ पर भी टोटल मास जो है वो 44 यूनिट ही है। तो रिएक्शन से पहले जितना मास था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और अभी जो 4 मार्च को साइंस का एग्जाम हुआ था, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है इस साल, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर बैलेंस करते हैं तो वो किस वजह से किया जाता है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो उसमें आंसर ये लिखना था आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और
और कोई भी देखिए कार्बन जो है वो नाइट्रोजन में नहीं बदला, ना ही ऑक्सीजन जो है वो किसी और एलिमेंट में बदला है। तो एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, जो कि देखिए यहाँ लिखा गया एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा। अब इसके बाद देखिए मैं आपको एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करता हूँ। उस एक्टिविटी से आप केमिकल रिएक्शन को पहले समझिए कि क्या होती है, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट एक्टिविटी है, विच इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एक्टिविटी इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हमें एक बर्नर चाहिए होगा, ताकि हम मैग्नीशियम मेटल को, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर सके, हीट अप कर सके। और ये हमने इसके लिए एक ऑपरेटर्स लिया विच इज नोन एज बर्नर। और बर्नर के ऊपर हम ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको सस्पेंड करेंगे, ताकि हम इसको हीट एनर्जी दे सकें, इसकी फ्लेम्स के पास में लेकर के आएंगे। और ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको पकड़ने के लिए, इसको सस्पेंड करने के लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करेंगे विच इज नोन एज पेयर ऑफ टोंग्स। इट इज नोन एज पेयर ऑफ टोंग्स एंड दिस इज मैग्नीशियम रिबन। देखिए मैग्नीशियम को लिखने के लिए मैं उसका सिंबल यूज कर रहा हूं विच इज Mg, कैपिटल M एंड स्मॉल g। दिस इज बर्नर। अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम को गर्म करना शुरू करेंगे। लेकिन मैग्नीशियम को गर्म करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा आपको। अब सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है, तो उसके बारे में सुनिए। क्योंकि जब भी लेबोरेटरी के अंदर जो मैग्नीशियम प्रोवाइड किया जाता है वो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर होती है। तो पहले सैंड पेपर से उसको रब करके उस लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। अब ये लेयर लगा करके क्यों लेबोरेटरी में रखा जाता है, तो उसका कारण ये है जो मैग्नीशियम है वो काफी रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। और हाईली रिएक्टिव मेटल है तो वो अपने आसपास एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेगी, उसके साथ रिएक्शन करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। तो अगर मान लीजिए मेरे पास प्योर मैग्नीशियम है और उस मैग्नीशियम को मैं इस रूम में यहाँ पर रख देता हूँ, तो धीरे धीरे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पूरा का पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे प्योर मैग्नीशियम के रूप में। तो इसीलिए इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर लगा करके कंपनीज सेल करती हैं, ताकि आप लेबोरेटरी में इसको रख सके। तो सैंड पेपर से मैंने इसको रब किया और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने के बाद मेरे को प्योर मैग्नीशियम का रिबन मिलेगा। जो मैग्नीशियम है वो एक रिबन की फॉर्म में आपको मिलता है लेबोरेटरी के अंदर। और इंटरनेट के ऊपर इसके आंसर के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर एक पीडीएफ फाइल के असाइनमेंट थे, उसमें ये क्वेश्चन भी था कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर यूजिंग। मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। तो आपको लिखना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए हमें उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, और उसके बाद हमें प्योर मैग्नीशियम मेटल मिलता है रिबन की फॉर्म में। और इंटरनेट के ऊपर आपको इसका सॉल्यूशन ये मिलेगा कि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। सबसे पहली बात, लेबोरेटरी के अंदर जो भी आपको मैग्नीशियम मिलता है वो प्योर मैग्नीशियम की फॉर्म में नहीं मिलता है। तो आपको ये नहीं लिखना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको रिमूव करने के लिए सैंड पेपर का यूज किया जाता है। आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर लिखना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर इसके ऊपर होती है, उसको रिमूव करने के लिए सैंड पेपर यूज करते हैं। अब इस एक्टिविटी में देखिए मैग्नीशियम को यूज कर रहे हैं, और मैग्नीशियम जो है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का मेटल है, सिल्वर कलर का मेटल है, ग्रे कलर का मेटल है। मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सारे ग्रे कलर के होते हैं, सिर्फ दो मेटल्स को छोड़ करके, एक गोल्ड को छोड़ करके जो येलोइश कलर का होता है, और एक कॉपर मेटल को छोड़ करके जो रेड ब्राउन कलर का होता है। बाकी सब जो मेटल्स आपको मिलेंगे वो ग्रे कलर के मिलेंगे, सिल्वरी व्हाइट या ग्रे कलर के मिलेंगे। तो ये भी एक ग्रे कलर का, सिल्वर कलर का मेटल है, और मैंने इसको बर्नर की फ्लेम के पास में लेकर के गया और इसको हीटअप करना शुरू किया। हीटअप किया, गर्म किया। गर्म करते ही इसने सराउंडिंग में जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, अब देखिए मैंने इसको हीटअप किया और ये बर्न होना स्टार्ट हो गया। ये बर्न होना स्टार्ट हो गया, अब इसको हीट एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां से बर्नर को हटा देंगे। बर्नर को हटाने के बाद यहां पर एक वॉच ग्लास लगा देंगे।
इट इज नोन एज वॉच ग्लास। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो धीरे धीरे यहाँ पर वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो वॉच ग्लास के अंदर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मटेरियल बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, वो व्हाइट कलर का होता है। इट इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड रिटन एज MgO। तो पहले ये ग्रे कलर का मेटल था, सिल्वरी कलर का मेटल था, अब ये व्हाइट कलर का एक प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। और इस केमिकल रिएक्शन में ये जब मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ बर्न होता है। और धीरे धीरे ये बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये थी केमिकल रिएक्शन। इस एक्टिविटी में मैंने आपको जो भी बताया वो एक केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन का ये पूरा मेथड था कि कैसे ये की जाती है लेबोरेटरी के अंदर। अब इस केमिकल रिएक्शन को मैं वर्ड इक्वेशन में लिखूंगा। वर्ड इक्वेशन में लिखने के लिए मैं इसको लिखूंगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन के बाद मैं इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखूंगा। स्केलेटल इक्वेशन के अंदर आपको इसके सिंबल्स को पुट करना है, इसके फॉर्मूले को पुट करना है। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O2 है, विच इज ए गैस, डायटोमिक गैस। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इसकी स्केलेटल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। अब मैं इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूंगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी एटम्स का नंबर उतना ही रहना चाहिए, नंबर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए अभी तो मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कि कैसे बैलेंस करते हैं, लेकिन कल हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के। तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिएक्शन से पहले 2 ऑक्सीजन है, 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो रिएक्शन के बाद भी 2 एटम्स होने चाहिए ऑक्सीजन के। यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है। अब आप इस फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फॉर्मूला को। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो चुके हैं रिएक्शन के बाद में, तो ऑक्सीजन का नंबर तो बैलेंस हो गया। लेकिन मैग्नीशियम को देखिए, रिएक्शन से पहले 1 मैग्नीशियम है, रिएक्शन के बाद में 2 मैग्नीशियम है, तो रिएक्शन से पहले भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं कितने मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब दिस इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जब तक मैंने इसको बैलेंस नहीं किया था तब तक इसको स्केलेटल इक्वेशन बोला जाएगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और आप इसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इसकी स्टेट को लिख करके। मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इसके लिए मैं इसके सबस्क्रिप्ट में S लिख दूंगा, सॉलिड। ऑक्सीजन जो है वो गैसियस में होता है, तो इसको G से डिनोट कर देंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो व्हाइट पाउडर है, पाउडर है मतलब कि सॉलिड है, तो इसके लिए मैं S यूज करूंगा सिंबल। अब देखिए, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप के ऊपर, तो उन्होंने ये पूछा था मुझे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर स्टेट का कैसे पता लगता है, कि कौन सा सब्सटेंस कौन सी स्टेट में होगा, हमें क्या पता लगेगा। तो इसके लिए आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन काम में आएगी। देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। और मेटल की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। रूम टेम्परेचर पर मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म। दो मेटल्स को छोड़ करके, एक गैलियम और मरकरी, जिसको हम हथेली पर रखते हैं, पाम पर रखते हैं, वो मेल्ट हो जाता है। तो ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो मैग्नीशियम के लिए मैंने यहाँ पर सॉलिड यूज किया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। 21% ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो कौन सी स्टेट में है, वो गैसियस स्टेट के अंदर है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैंने इस एक्टिविटी में आपको बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर है, तो इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन का यूज करके यहाँ पर इनकी स्टेट्स को डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन के लिए ये केमिकल इक्वेशन है। अब हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स वो ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी जगह पर
किसी भी प्लेस पर केमिकल रिएक्शन चल रही है, केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। तो आइए उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द ऑब्जर्वेबल फीचर which gives us the information whether a chemical reaction has taken place or not. So first characteristic is evolution of gas. You can use word evolution or you can simply use release of gas. Second is change in temperature. Third is change in state. Fourth one is change in color. And fifth characteristic is formation of precipitate. So these are the characteristics which we can use to identify whether a chemical reaction is happening or a physical change is going on. तो देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए अगर किसी भी जगह पर अगर गैस रिलीज हो रही है तो इसका मतलब उस प्लेस पर केमिकल रिएक्शन चल रही होगी। और इस फीचर को डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल को यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क का यूज करेंगे। इसकी शेप कॉन की तरह होती है, सो इट इज नेम्ड एज कॉनिकल फ्लास्क। ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को फिल कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर सॉल्यूशन होगा, इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। इट इज नोन एज conical flask and this is the solution of sulfuric acid, aqueous solution of sulfuric acid। अब इसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला जाएगा, जिंक मेटल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे जिंक के जो पीसेस है उनको ऐड कर दिया और इसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इट इज जिंक ग्रैन्यूल्स। अब इस रिएक्शन में एक गैस रिलीज होती है। गैस रिलीज होती है तो उस गैस को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन सी गैस है। तो इसके लिए यहाँ पर इसका जो फ्लास्क का माउथ है, यहाँ पर एक रबर कॉर्क का यूज किया जाएगा, एक रबर को लगा दिया जाएगा। अब रबर को लगाने के बाद यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर एक ड्रिल मशीन से होल क्रिएट करेंगे। होल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ग्लास डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे, जिसकी शेप देखिए इस तरह की होती है, जिसका एक एंड इस फ्लास्क के अंदर होगा एंड सेकेंड एंड विल बी इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर ग्लास डिलीवरी ट्यूब है और इसका जो सेकेंड एंड है वो मैंने ऐड कर दिया किसके अंदर, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। अब इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर मैंने किसका यूज किया, जिंक का। जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और इस जिंक को किसमें ऐड किया जा रहा है, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही ऐड करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है विच इज जिंक सल्फेट, और एक गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में गैस रिलीज होगी। आप देखेंगे कि ये जो जिंक के ग्रैन्युअल्स हैं इसके ऊपर आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे। बबल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है। और ये गैस रिलीज होने के बाद यहाँ पर राइज होगी, ऊपर की तरफ उठेगी और बाहर निकलने के लिए हमने इसके अंदर क्या लगा रखा है, ग्लास डिलीवरी ट्यूब। ये ग्लास डिलीवरी ट्यूब से हाइड्रोजन गैस आगे की तरफ बढ़ेगी और इसमें जाएगी सॉफ्ट सॉल्यूशन में। तो जैसे ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में जाएगी यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ये बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और ये बबल्स फिर राइज होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे इस तरह से। तो इस केमिकल रिएक्शन में इस जगह पर गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर चल रही है केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसेस चल रही है।
फिजिकल चेंज होता तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे तो नया सब्सटेंस बन रहा है, गैस रिलीज हो रही है। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अलग अलग रखे हुए थे तब कोई गैस रिलीज नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, एक दूसरे के अंदर मिलाया, वैसे ही एक गैस रिलीज होनी शुरू हो गई। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी गैस है। अगर ये हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग बर्निंग कैंडल का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर जहां पर आपको बबल्स दिखाई देंगे वहां पर मैं एक बर्निंग कैंडल को लेकर के आऊंगा। बर्निंग कैंडल जैसे ही किसी भी बबल के पास में लेकर के जाऊंगा, वो इस तरह से एक्सप्लोजन करेगा, एक्सप्लोजन करेगा और कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो काफी रिएक्टिव गैस है। तो जैसे ही उसको थोड़ी सी हीट एनर्जी मिलेगी, वो आसपास की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और एनर्जी को रिलीज करेगी, एक्सप्लोजन करेगी, एक्सप्लोसिव गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का मेथड है, बर्निंग कैंडल को आप उसके पास लेकर के जाइए, और बर्निंग कैंडल के कारण ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, एक्सप्लोजन करती है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हो रही है। एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी, जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट, दिस इज ए प्रोडक्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग। तो ये एक हमारा फीचर है, इस फीचर के कारण हम पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन चल रही है। अब सेकंड फीचर देखिए, सेकंड फीचर था चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को आप इसी एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए और भी एक्टिविटीज बता सकता हूँ, जैसे कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन को पढ़ा। कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप उस एक्टिविटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर को, या आप इसी एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर के लिए। देखिए, जब मैंने H2SO4 के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला, तो आप इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करके फील कर सकते हैं कि ये बीकर गर्म हो जाएगा, ये कॉनिकल फ्लास्क हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर ये गर्म हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एक फीचर है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन चल रही है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आती है चेंज इन टेम्परेचर में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, अब बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि चेंज इन टेम्परेचर तो फिजिकल प्रोसेस में भी होता है, जैसे कि हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं, आइस जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आती है हम उसको गर्म करते हैं, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो सॉलिड फॉर्म में था तब भी वो H2O था, अब गर्म किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, वो तब भी H2O है। मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, प्लस नए सब्सटेंसेस भी बन रहे हैं। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। तो चेंज इन टेम्परेचर फिजिकल प्रोसेस में भी होता है और केमिकल प्रोसेस में भी होता है। तब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तब आप ये पहचानेंगे कि नया सब्सटेंस भी तो बन रहा है, इसलिए हम इसको केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं। अब ये कॉनिकल फ्लास्क गर्म होगा तो मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। या आप एक केमिकल रिएक्शन और देख सकते हैं इसके लिए, नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए चेंज इन टेम्परेचर की। हम लोग यूज करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और हम इसको ऐड करेंगे वाटर में। तो जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे एक नया सब्सटेंस बनेगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं CaO। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके लिए आप एक कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं जिसको लिखा जाता है क्विक लाइम। तो आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोले या क्विक लाइम बोले, एक ही बात है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका फॉर्मूला होता है CaOH होल्ड वाइज। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आप इसके लिए कॉमन नेम यूज कर सकते हैं स्लेक्ड लाइम। आप इसको स्लेक्ड लाइम लिख सकते हैं, या एक नेम और मैं आपको बताता हूँ, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम को जैसे ही हम लोग वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस केमिकल रिएक्शन में भी टेम्परेचर राइज होता है, बीकर गर्म हो जाता है जिस बीकर में ये रिएक्शन की जाती है।
तो इस एक्टिविटी को समझिए। ये मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर 100 ml वाटर को ऐड किया। वाटर को ऐड करने के बाद इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर ऐड कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर ऐड करूंगा, आप इस बीकर को टच करके फील कर सकते हैं, ये गर्म हो जाएगा। अगर ये हीट अप हो रहा है, अगर ये गर्म हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, और धीरे धीरे यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन जाएगा विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बीकर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। और किस तरह की केमिकल रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अगर हमें हीट एनर्जी देनी पड़ रही है केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप चेंज इन टेम्परेचर के लिए इस एक्टिविटी को भी लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, वो एक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं। या आप इससे पहले वाली एक्टिविटी जो थी जिसमें हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक मेटल को ऐड किया था, उस एक्टिविटी को भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर का चेंज होता है इन तीनों के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट। हेलो, यस युवराज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वा, एक्वा मतलब कि वाटर, वाटर सॉल्यूशन। जैसे कि आपने 100 ml वाटर लिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट डालते ही वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वेस सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपको सब समझ आया और लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज, ओके ओके, सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग। गुड आफ्टरनून सर। यस युक्ता, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आस्क। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ये एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनेंगे नई प्रॉपर्टीज के साथ में। अब देखिए, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये नया सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के साथ मैच नहीं करेंगी। इट इज केमिकल रिएक्शन। फिजिकल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। फिजिकल प्रोसेस में सब्सटेंस वही रहता है, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है या टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। यस पुलकित। यस पुलकित, देखिए मैंने आपको एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था। हेलो, आई कैन नॉट हियर सर। हेलो, नो साउंड सर। नेक्स्ट स्टूडेंट। Please student, raise your hand if you have any doubt. Students, you are hearing my voice. Please raise your hands. All students, please raise your hands. अगर आपको लेक्चर में सब समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड्स। You are getting the voice and video clearly. Okay. Which student? Yes, Yuvraj.
हेलो युगरांश, okay, thank you. Tomorrow we will discuss about the balanced chemical equation. What are the steps to balance a chemical equation? And student प्लीज आप बुक्स परचेज कीजिए, क्योंकि आपको इसको समझने के लिए एनसीईआरटी बुक को साथ में रखना पड़ेगा. उसी के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे सभी केमिकल इक्वेशंस को. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो.